वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। किसने दिया था? नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने। मेनली ये दिया गया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड। ठीक है। उसके अलावा देखो, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन, बोल सकते हो, एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन या फिर ऐसी स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन की तरह ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, उन पर एप्लीकेबल था। ठीक है। एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा। इन सबके पास क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। और बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एप्लीकेबल है हाइड्रोजन पर या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा। अब बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ बातें बताई गई थी जिन्हें पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल बोला गया है। वो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या है? बोर्स एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट बात जो बोली गई वो क्या बोली गई थी? एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। एटम के कहाँ? सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ये कोई एटम है तो इसके बीच में सेंटर पे एक छोटा सा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। पहली बात ये बताई गई। दूसरी बात क्या बोली गई? इसके अलावा थर्ड जो पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स, इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ सर्टेन रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल पाथ पर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कल पाथ्स की रेडियस और एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ पर। ठीक है। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है या फिर शेल्स बोला जाता है। शेल्स बोल लो या बोर शेल्स बोल लो। ठीक है। या फिर इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स भी इनको बोला जाता है। ऑर्बिट बोलते हैं, शेल्स बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोल देते हैं और एनर्जी लेवल भी बोला जाता है इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ की रेडियस एंड एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। हर सर्कुलर पाथ की रेडियस फिक्स होगी, एनर्जी फिक्स होगी। इनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है, शेल्स बोला जाता है, स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है या एनर्जी लेवल बोला जाता है। और किसी भी एटम में इन ऑर्बिट्स, शेल्स, स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। इन्हें स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर n लिखा हुआ है दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट को, शेल्स को, स्टेशनरी स्टेट्स को, एनर्जी लेवल्स को। n की वैल्यू 1 है मतलब पहले सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब किसकी बात हो रही है, फर्स्ट सर्कुलर पाथ की। n की वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड सर्कुलर पाथ की, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड सर्कुलर पाथ की, इस तरीके से। उसके अलावा हर सर्कुलर पाथ को या बोल सकते हो हर n की वैल्यू को एक पर्टिकुलर नेम से इंडिकेट किया जाता है। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो इस शेल को, इस सर्कुलर पाथ को बोला जाता है के शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो इस सर्कुलर पाथ या इस शेल को बोला जाता है L, 3 है तो बोला जाता है M, 4 है तो बोला जाता है N, इस तरीके से, ठीक है। तो हर सर्कुलर पाथ को एक नेम से डिनोट किया जाता है, हर सेल को एक नेम से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है दैट मीन फर्स्ट सेल की अगर बात करो तो उसको के सेल बोलोगे, सेकंड सेल की अगर बात करो तो उसको एल सेल बोलोगे, थर्ड सेल की अगर बात करो तो उसको क्या बोलोगे, एम, इस तरीके से चलता रहता है। और ये बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बात बोली गई, थर्ड को देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी स्टेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट बोल लो या सेल बोल लो या एनर्जी लेवल बोल लो, तो जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में, तो उस सिचुएशन में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, प्रेजेंट है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस सिचुएशन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। आ रही है बात समझ में। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। किसी एटम का एटॉमिक नंबर 0 होगा और उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई के इक्वल होता है, ठीक है। ई यहाँ पर किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, केवल साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, जेडी के इक्वल। और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो ई के बराबर ही होगा। अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको, उस अट्रैक्शन फोर्स को कुलाम्ब फोर्स से या कुलाम्ब के फोर्स फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। आर क्या है यहाँ पे, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, K इंटू Q1 कितना है, जेडी, और Q2 कितना है, ई। तो ये हो जाएगा के जेडी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये इक्वल होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर से। आ रही है बात समझ में, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ पर के कांस्टेंट है, एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल या इन अ स्टेशनरी स्टेट या इन अ एनर्जी लेवल, ठीक है। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ सेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, ठीक है। जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस, क्लियर। और जेड अपन को पता ही है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होता है, पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में होता है, तो हमने बोला है किसी भी स्टेट की जो रेडियस है उसकी एनर्जी है वो फिक्स होती है। जब इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन इक्वल होता है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलेशन मिला, के जेडी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वेयर अपॉन आर। क्लियर, ये रिलेशन याद होना चाहिए, डेरिवेशन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें फिलहाल डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, अगली बात बोली गई, जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे इस फॉर्मूला से दिया जाता है NH/2π, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में या उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं शेल में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम या तो H/2π हो, या फिर 2H/2π हो, या फिर 3H/2π हो, इस तरीके से। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम इन वैल्यूज के अलावा अदर नहीं हो सकता। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ठीक है, न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो डिस्टेंस अगर r बोली जाए, ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी और इनटू डिस्टेंस और कर दो, तो ये क्या हो जाएगा mvr। यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है NH/2π, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब इंटीजर मल्टीपल बोल सकते हो। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जैसे अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, वहां पे क्या बोला जाता था, एनर्जी जो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होगी छोटी छोटी वैल्यूज की फॉर्म में, जिन्हें एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। वो वैल्यूज क्या थी, एच न्यू, मतलब रेडिएशन से जो एमिट होगी एनर्जी वो एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू इस तरीके से एमिट होगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में, ठीक है, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स वैल्यू की फॉर्म में वेरी करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा H/2π, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब सेकंड में जाएगा तो H/2π वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, एक फिक्स वैल्यू इंक्रीज हुई। जब थर्ड में जाएगा तो फिर से H/2π वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एक फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो हर बार एंगुलर मोमेंटम में एक फिक्स वैल्यू की फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअस ना होके कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी वैल्यू एक फिक्स पैकेट्स की फॉर्म में इंक्रीज होगी, फिक्स वैल्यू की फॉर्म में, जैसे अपन एनर्जी पैकेट बोलते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट क्या बात बोली गई, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है या पर्टिकुलर लेवल में होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल बोल लो, स्टेट बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, ठीक, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है और वो इस सिचुएशन में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करता है। बट जब इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है या मूव करता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, या तो एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो इस सिचुएशन में या तो वो एनर्जी एमिट करता है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी का ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है इन दी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इनिशियली बताया था जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, जब भी एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है तो वो डिस्क्रीट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होता है जिन्हें क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा, मूव करेगा, तो या तो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। और जो एमिशन एब्जॉर्प्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस इन दी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होगा, उन्हें क्या बोला जाएगा, क्वांटा और क्वांटम बोला जाएगा। अगर एक है तो क्वांटम, मोर देन वन है तो क्वांटा बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से
हायर लेवल पर जाता है, तो हमें पता है लोअर शेल बोल लो या लोअर एनर्जी लेवल, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई लेवल से लो लेवल पर जा रहा है, तो हाई लेवल में एनर्जी ज्यादा है, लो लेवल में एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ एमिशन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये कोई एक शेल है, ये कोई दूसरा शेल है, अभी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है, ठीक है। जैसे ही उसको कुछ रेडिएशन दिए गए, वो कहाँ चल जाएगा, सेकंड शेल में चला गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लो लेवल में उसने कुछ एनर्जी ली, तो वो हायर लेवल n इज इक्वल टू 2 में चला गया। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो कैसे की, डिसकंटिन्यूअस की, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में की। क्लियर। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। जब भी एनर्जी ज्यादा होती है तो चीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अपनी बात कर लो, ठीक है, गर्मी में कहीं से भागे दौड़ रहा है, पसीना आ रहा है, एनर्जी बढ़ी हुई है, ठीक है, क्या करोगे, फटाफट से कूलर फैन ऑन करके बैठ जाओगे, एसी ऑन करके बैठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कूल हो गए, रिलैक्स हो गए, मतलब क्या हुआ, जो एक्सीजिव एनर्जी थी वो एमिट कर दी तुमने। अब तुम क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, स्टेबल हो गए। पहले अनस्टेबल थे, इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे, ठीक। वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू 2 में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। हाई एनर्जी में ये कैसा है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करके क्या आएगा, लोअर स्टेट में जाओ, ऑलरेडी स्टेबल था वहां आने की कोशिश करेगा, और एक्सक्लूसिव एनर्जी क्या करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एमिट कर देगा, n इज इक्वल टू 1 में आ गया, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट की जा रही है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन होता है, जब लोअर लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी बात है। ऊपर बढ़ रहे हो तो एनर्जी चाहिए, और दूसरा अगर हायर से लोअर में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा। और कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया, एमिट की, ये जिन लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है, उनकी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जा रहा है, ठीक है, तो इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो अगर बात करूं एमिटेड एनर्जी या फिर एब्जॉर्ब एनर्जी की, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, एमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी डेल्टा ई है, तो वो कैलकुलेट की जाएगी E2 माइनस E1C, ठीक है। E2 क्या है, यहाँ पे E2 है हायर लेवल की एनर्जी, इसको E हाई माइनस E लो लिख सकते हो, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है, हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी जो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है, और ये किसके इक्वल होता है, ये h न्यू के इक्वल होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये बातें किसमें बोली गई, बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे।